नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टों के सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल भी देखेंगे। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। शुरुआत करते हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का आम आदमी पार्टी पर हमलावर रुख बदस्तूर जारी है। एक बार फिर से उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तीखा सियासी हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। हरसिमरत के मुताबिक केजरीवाल खुद तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, जबकि उनके खुद के मंत्री बड़े बड़े स्कैम में फंसे हुए हैं। पंजाब में सियासी पार्टियां मिशन 2017 में मशगूल हैं, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। आम आदमी पार्टी पंजाब में नशे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बड़ा सियासी हमला बोला है। हरसिमरत कौर बादल के मुताबिक आम आदमी पार्टी बातें तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की करती है, लेकिन दिल्ली में उसके खुद के मंत्री स्कैम में फंसे हुए हैं। झूठ की बुनियाद जे पार्टी खड़ी हुई है। केजरीवाल साहब जिहड़ा भ्रष्टाचार दूर करन दी गल करदे आ, 6 क्रिमिनल केसेस ते इन्हां दे खुद दे उत्ते हैगे। आज भ्रष्ट अपने मंत्रियों को भी बचाते फिरते ने ते भ्रष्ट अफसरां नूं भी बचाते फिरते ने, तो इन्हां ने समाज तो भ्रष्टाचार की दूर करना है। हरसिमरत कौर बादल के बयान पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। बिल्कुल झूठे केस बना रहे हैं जी। सारे जानते हैं कि कौन भ्रष्टाचार करता है तो कौन ईमानदार है। तो अदालतां तुसीं देखो तुरंत बेल भी दे रही हैं, क्योंकि गल यह है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि बुखलाहट च नहीं, क्योंकि बहुत वड्डा 2017 पंजाब च एक झाड़ू इनकलाब आने वाला है। उधर कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। कहते ना मज अपना रंग नहीं देखती ते काले रंग नूं देख के चमकदे। अकाली पार्टी अगर भ्रष्टाचार की गल करे पंजाब दे अंदर, मैं समझदा भी अज भ्रष्टाचार एक पीक ते है। अकालियां नूं आह गल कहंदे शोभा नहीं दिंदी भी किसी होर नूं कहण। उन्हां दा भ्रष्टाचार जिहड़ा है वो खुल के दिल्ली 'च सामने आ रहा है। इत्थे जिहड़े लोग वो डिसाइड करनगे, बट भ्रष्टाचार पंजाब दे अंदर ओहदे उत्ते पहला नकेल पाना इन्हां दी जिम्मेवारी अकालियां दी बनदी है। पंजाब में विधानसभा के चुनाव सिर पर है, लिहाजा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर चल रहे मामलों पर सियासत लगातार हो रही है। विरोधी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। अकाली दल बेशक आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि पार्टी का पंजाब में ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए विरोधी बौखलाए हुए हैं और बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद के साथ संदीप ओबरॉय, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन की ओर से छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में ग्रेस मार्क्स देने पर रोक लगाने और बोर्ड चेयरमैन को हटाने की मांग की गई है। प्रोविजन से ज्यादा ग्रेस मार्क्स दिए जाने का हवाला देकर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की चेयरमैन को हटाने का और ग्रेस मार्क्स पर रोक लगाए जाने की याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दर्ज की गई है। परीक्षा परिणाम को बेहतर दिखाने के लिए ग्रेस मार्क्स का सहारा लेना पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के गले की फांस बन सकता है। एजुकेशन बोर्ड के इस कदम के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिस पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की माने तो बोर्ड ने तय प्रोविजन के मुकाबले लगभग 20 मार्क्स ज्यादा देकर छात्रों को पास किया है, जिससे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने इसके लिए बोर्ड के चेयरमैन को हटाने की मांग की है। वो सारे मार्क्स दे के भी इन्होंने उस तो बाद तकरीबन 15 या 16 मार्क्स हर बच्चे ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ और टोटल 26 मार्क्स ग्रेस ਦੇ ਦਿੱਤੇ, क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ और ਜਿਹੜੀ ग्रेस ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, सिर्फ ग्रेस मिले जिथे कोई डिफिकल्टी आई है बच्चों ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। दरअसल बीते कई सालों से पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का परीक्षा परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था, जिसके बाद इस बार बोर्ड ने ग्रेस मार्क्स का सहारा लिया।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि रिजल्ट्स को बेहतर दिखाने के लिए ग्रेस मार्क्स की प्रोविजन का दुरुपयोग किया जा रहा है और साथ ही साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। देर से ही सही, आखिरकार चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने जा रही है। इंडिगो ने ऐलान कर दिया है कि चंडीगढ़ से दुबई की फ्लाइट को 26 सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और स्केड्यूल जारी हो चुका है। इंडिगो की पहली फ़्लाइट 26 सितंबर को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दुबई के लिए उड़ान भरेगी और साथ ही साथ जहां के यात्रियों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के यात्रियों को पहले चंडीगढ़ से दिल्ली जाना पड़ता था और फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए दिल्ली से ही फ़्लाइट पकड़नी पड़ती थी। लेकिन अब 26 सितंबर से जो यात्री है वो यहीं से जो इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ेंगे और पहली फ़्लाइट इंडिगो यहाँ से उड़ान भरेगी। इट वॉज़ अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल और बहुत कोशिश करके, काफ़ी एफर्ट से और फाइनली अल्टीमेटली द ड्रीम कम ट्रू फॉर द सिटी एंड द पीपल ऑफ दिस एरिया दैट एन इंटरनेशनल फ़्लाइट इज़ फाइनली गोइंग टू टेक ऑफ। और काफ़ी उम्मीदें बन गई थी जब 11 सितंबर 2015 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनाग्रेशन करी थी इस एयरपोर्ट की। लेकिन सबसे पहले मैं विद ऑल माई हार्ट आई जस्ट वांट टू से वी डू नॉट ऑलवेज अप्रिशिएट दिस इशू, but we are very lucky to have such a proactive judiciary. We must give all the credit to the honorable judges who have made sure that the letter and spirit of law is followed. लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा खुशी है, इस पूरे रीजन के लिए, इस पूरे एरिया के लिए, क्योंकि 26 सितंबर से यही कहा जा रहा है कि इंडिगो अपनी पहली फ्लाइट शुरू कर रहा है। तरनतारन जिले में आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से गांव बचड़ा में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की है, जिसमें 37,50,000 मिलीलीटर अल्कोहल बरामद किया गया। तरनतारन के गांव बचड़े में आबकारी विभाग ने एक फैक्ट्री में छापेमारी कर नकली शराब बनाने के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। नकली शराब से लोगों की जान जाने के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके गोरख धंधे से जुड़े लोग बाज आने को राजी नहीं है। ताजा मामला पंजाब के तरनतारन से सामने आया है, जहां आबकारी विभाग ने बछड़ा गांव में एक फैक्ट्री पर छापेमारी करके 37,50,000 लीटर अल्कोहल बरामद किया है, जिससे लगभग 40,000 नकली शराब की बोतलें तैयार की जानी थी, जिसे पीकर कई लोग मौत की नींद सो जाते। 5,000 लीटर अल्कोहल पकड़ी है, जिन्होंने सिर्फ जस्ट मिक्स करके इन लोगों तक 25,000 तो लेके 40,000 लीटर तक 40,000 बोतलों तक बना के शायद सप्लाई कर देना सी। इट इज़ नॉट अप्रूव्ड, इट इज़ लाइक ए जहर कि 1,60,000 बंदियां नूं बचाउण दे विच एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की टीम कामयाब हुई। नकली शराब बनाने के गोरख धंधे से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग की छापेमारी की भनक लगते ही आसपास के गांव में देशी शराब बनाने वाले भी भाग खड़े हुए। ਅਸੀਂ 25 ਡਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 5-5 10-10 ਲੀਟਰ ਦੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 14 ਡਰਮ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਕਟ ਸੀ, ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ 4 ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 37,50,000 मिलीलीटर अल्कोहल बरामद किया है। तरनतारन से मनीष शर्मा, जी मीडिया। फिरोजपुर के हुसैनीवाला की कसो पोस्ट से 5 घुसपैठियों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, जिसका बीएसएफ ने करारा जवाब देते हुए एक घुसपैठिए को वहीं ढेर कर दिया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने पाकिस्तान से सटी बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक घुसपैठिए को मार गिराया। बीएसएफ ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। फिरोजपुर के हुसैनीवाला की कसो पोस्ट के पास तैनात बीएसएफ जवानों ने घुसपैठियों को भारतीय सीमा में दाखिल होते हुए देखा। बीएसएफ ने दोनों घुसपैठियों को ललकारा तो उन 2 घुसपैठियों के पीछे आते 3 घुसपैठियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बीएसएफ ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक घुसपैठिया ढेर हो गया, जबकि 4 भागने में कामयाब रहे। आज वहाँ पर पहले 2 जने आगे आए, 3 जने पीछे थे। पाकिस्तान की तरफ से 5 जने आ रहे थे।
क्रॉस फायरिंग में एक जना मारा गया, एक घुसपैठिया मारा गया, बॉडी ले आए हैं हम और आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है, पोस्टमार्टम करवाने के लिए ले आए हैं। फिलहाल पुलिस ढेर घुसपैठिए की पहचान पता करने में जुटी है, पर दीनानगर और पठानकोट आतंकी हमले के बाद घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम करना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। 5 में से 4 घुसपैठिए अपनी जान बचाकर वापस पाकिस्तानी सीमा में जा घुसे। फिरोजपुर से गुरदर्शन सिंह के साथ बलदेव शर्मा, जी मीडिया। काठमांडू से साइकिल यात्रा शुरू करने वाली टीम अमृतसर पहुंची और स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। नेपाल के काठमांडू से साइकिल यात्रा शुरू करने वाली टीम ने गुरु नगरी अमृतसर पहुंचकर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका और अरदास की। गुरु नगरी में श्री हरमिंदर साहिब में नतमस्तक हो रही ये सभी लोग उस साइकिल टीम का हिस्सा हैं जो महिला सशक्तिकरण और प्रदूषण मुक्त समाज का उद्देश्य लेकर नेपाल की राजधानी काठमांडू से निकले हैं। यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई को काठमांडू से हुई थी। अपने अमृतसर पड़ाव के दौरान सभी ने श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेका और अरदास की। इस टीम में करीब 200 साइकिलिस्ट शामिल हैं। टीम का मकसद महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और देश को प्रदूषण मुक्त करना है। यही वजह है कि टीम रास्ते भर महिलाओं से मिलकर उन्हें उनके अधिकारों से अवगत करा रही है। हमारी इस यात्रा का जो मेन मैसेज है वो 3 रहेगा। वो है नारी सशक्तिकरण को जागरूक करना, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाना और तीर्थ यात्रा करते हुए जा रहे हैं हम। साइकिल यात्रा यहां से पठानकोट के लिए रवाना होगी और लगभग 72 दिनों के बाद लद्दाख पहुंचकर संपन्न होगी। महिला सशक्तिकरण के मकसद से शुरू की गई इस साइकिल यात्रा का समापन लद्दाख में किया जाएगा। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। गुरुग्राम में 1984 के सिख दंगा पीड़ितों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और जल्द से जल्द मुआवजा राशि देने की मांग रखी। हरियाणा सरकार ने 1984 में सिख दंगों में पीड़ित परिवार वालों को 12 करोड़ रुपए की राहत राशि को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मिलने पहुंचा गुड़गांव 84 सिख दंगा पीड़ितों का यह वफद सरकारी मुआवजे के इंतजार में है और टीपी गर्ग कमीशन की तरफ से की गई सिफारिशों के बाद मुआवजे की उम्मीद बंधी है। कमीशन ने पीड़ितों के लिए 12 करोड़ रुपए जारी करने की सिफारिश प्रदेश सरकार को की थी, जिस पर सरकार ने अमल भी किया। पर दंगा पीड़ितों की मांग है कि यह मुआवजा राशि अगले 10 से 15 दिनों में मिलनी चाहिए, जिस पर मुख्यमंत्री ने इस प्रतिनिधिमंडल को यकीन दिया। मुआवजे का सीएम साहब ने ओके बोला है कि 15 दिन के अंदर अंदर मुआवजा जो है वो अपना डिस्बर्स कर दिया जाएगा। हमने कोशिश की कि ये 10 दिन के लिए या 7 दिन के लिए, तो सीएम साहब ने कहा है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 7 से 10 दिन के अंदर इसकी अपना इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। 300 घरों को लॉस पहुँचाया गया था, जिसके अंदर 150 ने पटिशन डाली। 150 पटिशन नहीं डाल जाते। अब उन्होंने जज साहब ने, टीपी गर्ग साहब ने कहा कि ये पैसा 3 महीने के अंदर अंदर ये पैसा बंटवा दिया जाए। लेकिन आज हमें खट्टर साहब ने आज पूरी उम्मीद दी है कि ये पैसा जल्दी से जल्दी, उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर हम बंटवा देंगे। 1984 में दिल्ली में शुरू हुए सिख कत्लेआम का असर हरियाणा के भी कुछ शहरों में देखने को मिला था। कई दशक बीत जाने के बावजूद यह लोग आज भी इंसाफ के इंतजार में हैं। ये राहत राशि गुड़गांव और पटौदी के पीड़ित परिवार वालों के लिए स्वीकृत की गई है। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हवाई सर्वेक्षण कर गुरुग्राम की स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने कहा कि गुरुग्राम के लिए बनाए गए मास्टर प्लान में भारी कमी है। स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज गुरुग्राम पहुंचे, जहां 3 बजे के करीब सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसके बाद वो हवाई सर्वे पर निकले। हवाई सर्वे में उन्होंने हीरो होंडा चौक, बादशाहपुर का ड्रोन के अलावा कई गुरुग्राम के इलाकों का दौरा किया। पिछले दिनों गुरुग्राम में जल भराव के चलते जबरदस्त जाम लग गया था, जिससे मुसाफिर और स्थानीय लोग खासे परेशान हुए थे। उस स्थिति की वजह को बारीकी से जानने की खातिर मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बादशाहपुर ड्रेन के साथ उन इलाकों का जायजा लिया जहां कुछ घंटों की बारिश के बाद जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। उन्होंने साफ किया कि जाम लगने की वजह बादशाहपुर ड्रेन की सही से सफाई ना होना
ड्रेन के आसपास अतिक्रमण मुख्य वजह है। उन्होंने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए बादशाहपुर ड्रेन की सफाई पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया। साथ ही कहा कि इस समस्या के लिए किसी एक विभाग को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। तो ये सारा एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका कोई मास्टर प्लान हम लोग बनाएंगे और निश्चित रूप से इसको ठीक करेंगे। देखिए, मुझे बड़ी समस्या लग रही है और इसमें मैं किसी एक के ऊपर ये विषय डालता हूँ तो मुझे भी लगता है कि ठीक नहीं है और इसकी कोई बड़ी योजना बननी चाहिए थी। हम केंद्र सरकार से भी ये रखेंगे। इसके साथ ही सीएम खट्टर ने नजफगढ़ ड्रेन का भी जिक्र किया। खट्टर ने बताया कि नजफगढ़ ड्रेन के पास दिल्ली की तरफ बांध बना हुआ है, जबकि हरियाणा के इलाके में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने गुरुग्राम को जाम फ्री बनाने की खातिर मास्टर प्लान पर काम करने के संकेत दिए हैं। ड्रेन भी पानी को जितना उसको संभाल लेना चाहिए, नजफगढ़ ड्रेन भी मुझे लगता है कि उसको सफाई नहीं की गई है और उसमें भी दिल्ली की साइड में बांध बना हुआ है, हरियाणा की साइड में बांध नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसी है जहाँ पानी का फैलाव बना हुआ है। तो ये सारा एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका कोई मास्टर प्लान हम लोग बनाएंगे। दरअसल दिल्ली जयपुर हाईवे गुरुग्राम से होकर गुजरता है, जबकि दिल्ली गुरुग्राम का रेगुलर ट्रैफिक भी काफी ज्यादा है, जिसके चलते जाम लगने पर यहाँ स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। मुख्यमंत्री ने माना कि मास्टर प्लान में सुधार लाने की जरूरत है और आने वाले दिनों में मास्टर प्लान में सुधार लाया जाएगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका ठिकरा पुरानी सरकारों पर भी फोड़ा। पंकज कपाही, जी मीडिया, गुरुग्राम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा भवन में उद्योगपतियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री के मुताबिक इन्वेस्टर्स मीट में जो एमओयू साइन हुए थे उनमें से 100 पर काम शुरू हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया है कि पिछले 1.5 साल के भीतर सूबे में 70,000 करोड़ का निवेश और 1.25 लाख रोजगार मुहैया करवाए गए हैं। हरियाणा में निवेश बढ़ाने के मकसद को लेकर राज्य सरकार शुरू से ही गंभीर नजर आई है। इस बाबत अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सरकार कोशिश करती भी रही है। इस बीच सरकार ने एक बार फिर से उद्योगपतियों से उनकी मुश्किलें जानने की कोशिश की, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री खट्टर ने दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री खट्टर ने बताया कि अब तक 70,000 करोड़ का निवेश हो चुका है, जबकि सूबे में 1,20,000 नौकरियां दी गई हैं। लगभग 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और 1,20,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट, ये इस समय तक इस 1.5 वर्ष में हो चुका है। मार्च में हुई हैपनिंग हरियाणा इन्वेस्टर मीट के दौरान सरकार के साथ कई कंपनियों ने एमओयू साइन किए थे, जिसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि लगभग 100 एमओयू पर काम शुरू हो चुका है और सभी जरूरी सुविधाएं उद्योगपतियों को दे दी गई हैं। 100 से ऊपर जो एमओयूज हैं उनको एक प्रैक्टिकल शेप दे करके और सब लोगों ने अपनी ज़मीनें ले ली हैं, उनको जो क्लियरेंसेस हैं उनको मिल चुकी हैं और जो सिस्टम्स हमारे काम करने लगे हैं। तो भी कुछ इंडस्ट्रीज के साथ मिल करके हम एक इंटरेक्शन उनके साथ करें कि किस प्रकार की कोई कठिनाई अभी भी कोई बाकी है। तो एक फॉलोअप के नाते से आज की एक मीटिंग थी और उस फॉलोअप के नाते से आज हमको संतोष है कि बहुत सी बातों के ऊपर उन्होंने अपना संतोष व्यक्त किया। फिर भी जो और सुझाव आए हैं उनके ऊपर हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को भरोसा दिया है कि उनके सुझाव पर गौर किया जाएगा और उनकी छोटी मोटी शिकायतों को भी दूर कर दिया जाएगा। हरियाणा भवन में हुई इस बैठक में उद्योगपतियों ने वैट से जुड़ी समस्या को भी सीएम के समक्ष रखा। हरियाणा सरकार ने राज्य में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से इसी साल मार्च के शुरुआती हफ्ते में हैपनिंग हरियाणा इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन भी किया था। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ पुनीत पिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर चुके कैप्टन अजय यादव अब कांग्रेस में ही रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। बगावत का झंडा बुलंद करने वाले कांग्रेस के नेता कैप्टन अजय यादव के तेवर नरम पड़ गए हैं। पूर्व सीएम हुड्डा से 36 का आंकड़ा रखने वाले हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कैप्टन अजय यादव ने अपना पक्ष रखा, जिस पर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने उनसे पार्टी में रहकर संगठन के लिए काम करने को कहा है। मुलाकात के बाद कैप्टन अजय यादव ने बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें मीडिया में न जाने की सलाह दी है। कोई भी शिकायत होने की स्थिति में उनके समक्ष बात रखने को कहा गया है।
राहुल जी ने मुझे एक बात कह दी है कि आप प्रेस में जाने के बजाय उनसे बात करें। कोई भी आपको समस्या होती है आपने बाहर प्रेस को पास नहीं जाना है। तो मैं समझता हूँ जो भी उन्होंने आज बात कही है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुलाकात के बाद कैप्टन अजय यादव ने पूर्व सीएम हुड्डा के बारे में कुछ भी कहने से परहेज किया। राहुल से मुलाकात के बाद क्या उनकी शिकायत दूर हो गई है? इस सवाल पर कैप्टन अजय यादव वही जवाब दोहराते नजर आए। जो आपकी शिकायतें थी, जो आपकी नाराजगी थी, वो अब दूर हो चुकी है राहुल गांधी से। ये कह दिया कोई समस्या हो मेरे पास आप आए, आपको किसी दूसरे घर के दरवाजे देखने की जरूरत नहीं है, फिर या सोनिया जी के पास जाए, फिर बात कहाँ रहेगी? हुड्डा गुट से पार पाने के लिए सोशल साइट के जरिए इस्तीफा देने वाले कैप्टन अजय यादव का दावा कितना सफल रहा ये तो वही जाने, लेकिन उनका चेहरा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। राहुल गांधी के आश्वासन और सलाह के मद्देनजर कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस छोड़कर दूसरे घर जाने का इरादा त्याग दिया है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा के शपथ ग्रहण समारोह में हिसार की 5 बेटियां हिस्सा लेंगी। हिसार की इन 5 बेटियों का चयन एसएमएस प्रतियोगिता के जरिए हुआ है। डॉक्टर चंद्रा 3 अगस्त को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे। राज्यसभा से नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के शपथ ग्रहण समारोह में हिसार की 5 बेटियां भी शामिल होंगी। हरियाणा के लिए राज्यसभा सांसद चुने गए डॉक्टर सुभाष चंद्रा 3 अगस्त को शपथ लेंगे। डॉक्टर चंद्रा के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हिसार की 5 बेटियां भी राज्यसभा में मौजूद रहेंगी। इन 5 बेटियों को हिसार में डॉक्टर सुभाष चंद्रा की बहन ने सम्मानित किया। 5 बेटियों का चयन एसएमएस प्रतियोगिता के जरिए हुआ है। राज्यसभा से जो उन्होंने ये जीत प्राप्त की है उसकी शपथ 3 तारीख को दिल्ली में होनी है। उसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया है कि हिसार की बेटियां इस समारोह में भाग लें। उसके लिए हमने यहाँ पर हिसार शहर की वोटिंग की थी जिसमें 15,000 करीब वोट आए। उसमें से हमने 10 लड़कियां सिलेक्ट की और 10 में से 5 लड़कियों को हम उनके शपथ समारोह में लेके जा रहे हैं। राज्यसभा देखने का मौका मिलने और सम्मानित होने पर 5 बेटियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सब बहुत ज़्यादा खुश है, सब चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं और इसके लिए सबने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सबको सबसे बड़ा थैंक यू डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमको इतना बड़ा चांस दिया। लोग पूरी ज़िंदगी सोचते रहते हैं कि उनको विधानसभा देखने को मिले, राज्यसभा देखने को मिले। बहुत गर्व की बात है कि हमें यहाँ इस काम के लिए चुना गया है। सबसे पहले डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। और मैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने लड़कियों को ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो अपने पाँव पर खड़ी हो सके और उनके साथ जा सके। 5 बेटियों के अभिभावक और हिसार के गणमान्य लोगों ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रा की इस पहल का स्वागत किया है। हरियाणा के सीएम हैं चौधरी मनोहर लाल जी खट्टर। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी अभियान का जो ये मुहिम चलाई थी उसको 4 कदम आगे ले जा करके हमारे चंद्रा जी ने एक इतिहास रचा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, ये हमारी बेटी को आगे बढ़ने का एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इतना प्राउड फील हो रहा है कि हमारी बेटियां इतने अच्छे, मतलब इतना अच्छा मौका मिल रहा है इनको आगे बढ़ने का। लड़कियों के माँ बाप और हिसार के मौजूद लोगों का मानना है कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा की इस पहल से प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बल मिलेगा। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। हरियाणा के यमुनानगर इलाके में एक मदरसे में बच्चों को होमवर्क नहीं करने पर जंजीर से बांधकर सजा दी जाती है। यमुनानगर के खिजराबाद में होमवर्क नहीं करने पर एक मासूम को जंजीरों से बांधने का वाकया सामने आया है। मामला यमुनानगर के फिरोजाबाद कस्बे का है। मदरसे में 4th क्लास के एक बच्चे को होमवर्क नहीं करने पर जंजीरों से बांधा गया। जानकारी मिलने पर बच्चे के पिता मदरसे पहुंचे और जंजीर से बंधे अपने बेटे का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद बच्चे के पिता ने लोगों को बुलाया और पुलिस को भी जानकारी दी गई। पुलिस ने टीचरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जब मैंने इनको पूछना चाहा कि आपने मेरे बच्चे को क्यों बांधा,
तो इन्होंने मेरे को एक मास्टर है मुबारक को कहते हैं जो तेरे वो तय कर ले, हम तो ऐसे बनते हैं जी। जब मैं मौके पर गया तो मैंने देखा कि भी वहाँ तफ्तीश करी, मुझे पता लगा भी हाँ जंजीर और पाँव में बांधी थी, तो मैंने पर्चा दर्ज कर दिया। नहीं, वो तो सिर्फ ये है कि बच्चा होमवर्क ही नहीं कर रहा था, सिर्फ रोका थोड़ी देर के लिए। क्या ये उचित है कि बच्चा होमवर्क ना करे उसको? नहीं, उचित तो नहीं है, लेकिन छोड़ देते हैं फिर फौरन ही उसे होमवर्क कर लिया चला गया, वो असल भाग जाते हैं ना बच्चे बाद मतलब बीच में आधी छुट्टी में। पुलिस ने आरोपी टीचर्स के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 342, 506 और 34 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। कानून के जानकारों के मुताबिक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इस तरह के मामलों में 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। मदरसे में पढ़ने वाले दूसरे बच्चों ने भी होमवर्क नहीं करने पर जंजीरों से बांधे जाने का आरोप लगाया है। घग्गर नदी उफान पर है, वहां पर हादसे हो रहे हैं, अलर्ट भी जारी है। बावजूद इसके लोग अलर्ट को दरकिनार कर लापरवाही बरत रहे हैं। बरसात उत्तर भारत में मुसीबत लेकर आई है और नदियां उफान पर हैं। उधर पंचकुला की बात करें तो रोक होने के बावजूद भी लोग घग्गर नदी में बेरोक टोक उतर रहे हैं। सिर्फ 2 दिनों पहले की ही तो बात है जब इस घग्गर नदी में 4 लोग बह गए थे। 2 युवतियों ने दम तोड़ दिया था, जबकि 2 को बमुश्किल बचाया गया था। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि बावजूद इसके यहाँ के लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा है। हम तो घूम रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, कोई रोकने नहीं आया क्या? नहीं, अपना आया है वो मालिक ने मालिक। अच्छा वो तो उनके मालिक होंगे ना, नदी में तो आप भी घूम रहे हो। कोई रोकना नहीं है क्या? कोई रोकने नहीं आया? रोक दे। तो फिर आप उसके बावजूद भी नदी में? ये तो दुनिया को देख के समझा हुआ, आजकल के बच्चे नहीं समझते। खतरा नहीं है आप लोगों को? खतरा क्यों नहीं है? डेरा रिस्क क्यों लेते हो? डेरा पसीन जाने जी कर लेते। नदी उफान पर है, बारिश का मौसम है, लेकिन इसके बावजूद लोग इस नदी के आसपास घूमते रहते हैं। खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाए, नदी में अचानक जल स्तर बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में इनके पास क्या विकल्प होगा? हालांकि जिम्मेदारी प्रशासन की भी बनती है। क्या निर्देश दिए गए हैं? यहाँ पे क्या ड्यूटी कर रहे हैं? बस ये जो बच्चे को नहीं जाने देना इस तरफ से। हाँ जी, नीचे जाने से रोक रहे हैं जी। उनको बता रहे कि धारा 144 लग रही है, अपने जितना रख पूरी कोशिश कर रहे हैं जी रोकने की। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि क्या है, पीछे से आते हैं, पीछे रास्ता है बहुत ज्यादा, पीछे से रास्ता है, घूम के पीछे से आ जाते हैं इधर। इनको बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश से बाद भी अंदर आ जाते हैं। यानी प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोग हैं कि मानते ही नहीं। सिटी मजिस्ट्रेट ममता शर्मा के मुताबिक धारा 144 लगा रखी है, साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है और नदी पर चौकसी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आसपास जो भी लोग रह रहे हैं उनको भी हम अवेयर करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम राउंड्स लें वहाँ पे जितने ले सके। प्रशासन की लापरवाही लोगों की जान ले रही है, लेकिन हादसों के बावजूद ना तो लोग और ना ही प्रशासन कोई सबक सीखने को तैयार दिखाई दे रहा है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, पंचकुला। धर्मशाला पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। केजरीवाल यहां पर 10 दिनों तक विपासना मेडिटेशन सेंटर में रहेंगे और सियासी हलचल से दूर रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 दिन की आध्यात्मिक साधना के लिए धर्मशाला पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सियासी वार पलटवार से दूर धर्मशाला की शांत वादियों में पहुंच गए हैं, जहां अरविंद केजरीवाल अगले 10 दिनों तक सियासी गतिविधियों से फासला बनाए रखेंगे। केजरीवाल धर्मशाला में 10 दिन तक विपसेना के तहत ध्यान केंद्रित करेंगे। इसका असर उनके धर्मशाला पहुंचने के वक्त भी दिखाई दिया। यहां पहुंचने पर केजरीवाल ने स्वागत के लिए पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और मीडिया से दूरी बनाते हुए विपसेना सेंटर के लिए रवाना हो गए, जो कि एयरपोर्ट से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। उनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली में सीएम का कामकाज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया देखेंगे। केजरीवाल के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री जीएस बाली भी थे। बाली के मुताबिक केजरीवाल से उनकी बात होती रही है और वो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल 10 दिन तक सियासत से दूरी बनाए रखेंगे और पूरी तरह मौन साधना पर ध्यान केंद्रित करेंगे। धर्मशाला से गोपालपुरी के साथ अरविंदर सिंह, जी मीडिया। शिमला के बाद मनाली में भी स्क्रब टाइफस के मामले सामने आने लगे हैं।
मनाली में पिछले 2-3 सालों से बरसात के दिनों में स्क्रब टाइफस नाम का एक वायरस अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। शिमला के बाद मनाली में भी स्क्रब टाइफस के मामले सामने आने लगे हैं। बरसात के सीजन में समय रहते इलाज कराने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। स्क्रब टाइफस के लक्षण बुखार, आलस, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होना है। बरसात के दिनों में एक छोटे से जीव संक्रमित पिस्सू के काटने से यह बीमारी होती है। डॉक्टर इस बाबत लोगों से सावधान रहने को कह रहे हैं। छोटा सा कीटाणु होता है, वो फील्स में होता है, वो काटते हैं, फिर खून में खराबी आ जाती है, फिर ऑर्गन सिस्टम फेल होता है, तो ये बीमारी होती है। इसके बचने के लिए जो प्रिवेंशन मेजर्स हैं उसमें प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, कीटाणुओं को दूर रखने वाली इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम लगा के और कम से कम कांटेक्ट में आके इससे बचा जा सकता है। इस बाबत जब मनाली में आम लोगों से जी मीडिया ने स्क्रब टाइफस को लेकर सवाल किए तो ज्यादातर लोग इस बीमारी और इससे बचाव के तौर तरीकों से अनजान नजर आए। ये स्क्रब टाइफस जो है काटने से काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं। आपको पता है, आप घास में भी जाते हैं, घास काटते हैं। आज तक तो हमें कुछ पता नहीं। हम डेली घास लेने जाते हैं, गायें पाल रखी हैं, हमें जाना ही पड़ता है दोनों टाइम, सुबह भी शाम भी, और हमें कोई नॉलेज नहीं इसके बारे में। नहीं, इसका नॉलेज तो था नहीं, लेकिन जब यहाँ पे हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आए हैं यहाँ पे, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे घास वगैरह में जाते हैं तो उसमें कोई कीटाणु होता है, पिस्सू की तरह दिखता है, और उसके काटने से जो है ये बुखार या सिर दर्द इस तरह से होता है। स्क्रब टाइफस एक ऐसा वायरस है जो 48 से 72 घंटों के बीच इंसानी शरीर में अपना असर दिखाना शुरू करता है। हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, बल्कि थोड़ी सी अवेयरनेस आपकी जान बचा सकती है। कैमरा पर्सन रवि के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भारी बारिश से बरौनी खड्ड में बाढ़ आ गई और लैंडस्लाइडिंग की वजह से NH5 पर लंबा जाम लग गया। शिमला के नजदीक बरौनी नाले में बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे 5 में कई घंटों तक जाम लगा रहा। भारी बारिश सिर्फ मैदानों में ही कहर बरपा रही है। इस ख्याल को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि पहाड़ी राज्य हिमाचल में लोग बारिश के चलते मुश्किलों से दो चार होने को मजबूर हैं। तस्वीरें राजधानी शिमला के नजदीक नेशनल हाईवे 5 की है, जहां बरौनी नाले में बाढ़ आने से हाईवे कई घंटों तक जाम रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जबकि कुछ लोग जान जोखिम में डालकर रोड पार करते नजर आए। वहीं पहाड़ी से पत्थर गिरने से भी सड़क पर खड़े वाहनों में सवार लोगों की जान पर बनाई। यहाँ पर अभी तक कोई शासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और लोग सारे जाम में फंसे हैं। ऊपर से जो स्लाइड और भी हो रहा है, पत्थर आने का खतरा है और सारे जाम में फंसे हैं। और पुलिस प्रशासन का एक ही बंदा है ना, ये ट्रैफिक कंट्रोल कर नहीं पा रहा अकेले, और गाड़ी वाले भी काम नहीं करने दे रहे, इधर उधर सबको जल्दी है और पत्थर आने का भी खतरा है। नेशनल हाईवे 5 तिब्बत सीमा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। करीब 4 घंटे बाद हाईवे को खोलने के लिए जरूरी मशीनरी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि बरौनी क्षेत्र में तेज बारिश की वजह से खड्डे में पानी बढ़ गया और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। खराब मौसम और पहाड़ी इलाके के कारण प्रभावित इलाके में मदद पहुंचाने में प्रशासन को काफी समय लग जाता है। रामपुर से विश्वेश्वर नेगी के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया। उधर मंडी में भी बारिश का कहर देखने को मिला। बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ और चंडीगढ़ मनाली हाईवे कई घंटे तक जाम रहा। बारिश के चलते लैंडस्लाइड होने की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे कई घंटे तक जाम रहा। नेशनल हाईवे 21 पर हनोक टेम्पल के पास लैंडस्लाइड के दौरान एक ट्रक मलबे के नीचे दब गया। हालांकि इसमें सवार 2 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। हाईवे बाधित होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं पंडोह के नजदीक पेड़ गिरने से यहां पर भी ट्रैफिक की आवाजाही प्रभावित हुई। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को फिर से चालू करने में प्रशासन को कई घंटे लग गए। पहाड़ का एक कोना गिर गया इसके ऊपर। जैसे ही कोना गिरा हमने देखा तो ड्राइवर के सिर में चोट और उसकी पाँव में चोट लग गई। उसके कनेक्टर ने उसको जल्दी बाहर निकाला। उसको जैसे ही बाहर निकाला वहाँ से और एक कोना गिर गया, जिससे गाड़ी पूरी डैमेज हो गई। पत्थर सड़क पे ऊपर पहाड़ गिरने से थोड़ा
जो यातायात अवरुद्ध हुआ है और वहाँ पे उसी समय एक ट्रक जा रहा था, ट्रक के ऊपर कुछ पत्थर गिरे हैं और इसमें जो है वो चालक और परिचालक हैं वो घायल हुए हैं। चंडीगढ़ से मनाली जाने वाला नेशनल हाईवे बाधित होने से सबसे ज्यादा परेशानी सैलानियों को उठानी पड़ती है, क्योंकि नेशनल हाईवे 21 ही मनाली पहुंचने का सबसे बेहतर रास्ता है। आपको बता दें कि सिरमौर सहित हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते लैंडस्लाइड और रोड अवरुद्ध होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मंडी से यशराज शर्मा, जी मीडिया। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान दौरे का विरोध किया है। हाफिज सईद ने राजनाथ सिंह के पाक के दौरे का विरोध करते हुए पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए आगाह किया है। हाफिज सईद ने पाक सरकार को चेतावनी दी है कि राजनाथ सिंह के सार्क बैठक में शामिल होने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि राजनाथ सिंह पाकिस्तान से नहीं, सार्क देशों से बातचीत के लिए जा रहे हैं। ये सार्क देशों के होम मिनिस्टर्स का बैठक है, उसमें हिस्सा लेने जा रहा है। ये किसी पाकिस्तान को अलग से संदेश देने या पाकिस्तान से अलग से बातचीत करने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये मार्च जो है ये जान के इन लोगों ने ऑर्गेनाइज की, आर्मी की शरारत है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट मोबिलाइज करना, लेकिन ये कि कहाँ तक हो पाएगी ये नहीं मालूम। पाकिस्तान की तो हालत वैसे ही बहुत बुरी है। इस बीच आतंकी हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन की जुगलबंदी का एक और वीडियो सामने आया है। रविवार को वाघा बॉर्डर के पास नसीरबाग में दोनों आतंकी भारत विरोधी रैली में शामिल हुए। रक्षा विशेषज्ञों ने आतंकियों के प्रदर्शन को कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश करार दिया है। वो नहीं चाहते कि वो माहौल जो शांतिपूर्वक शांति की तरफ बढ़े उसको और बिगाड़ना चाहते हैं, और ये मार्च उसी को नजर रखते हुए किया गया है। राजनाथ सिंह को सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाना है। 3 और 4 अगस्त को इस्लामाबाद में सार्क देशों की बैठक होनी है। राजनाथ सिंह के पहुंचने पर हाफिज सईद ने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत कई शहरों में प्रदर्शन की धमकी दी है। इससे पहले भी आतंकी हाफिज सईद भारत से राजनीतिक संबंध और कारोबारी रिश्ते खत्म करने की नसीहत पाकिस्तान सरकार को दे चुका है। विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए विदेश राज्य मंत्री एक बार फिर संकट मोचक बनेंगे। कि गिरावट के बाद सऊदी अरब में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए विदेश मंत्रालय ने मदद का हाथ बढ़ाया है। विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए विदेश राज्य मंत्री एक बार फिर संकट मोचन बनेंगे। सऊदी अरब में फंसे करीब 10,000 भारतीयों की मदद के लिए वीके सिंह कल रवाना होंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। सुषमा स्वराज ने दावा किया है कि विदेश में फंसे किसी भी भारतीय को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। मैं स्वयं जनरल वीके सिंह को वहाँ भेज रही हूँ, वो कल वहाँ चले जाएंगे। फॉरेन ऑफिस और लेबर ऑफिस दोनों से बात करके इन सबके हम लोग रजिस्टर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स, ताकि इनको सारा का सारा बकाया पैसा यहाँ वापस आने पर भी मिल सके और इनको सबको स्वदेश वापस लेकर के आएंगे, जिनकी कंपनियां बंद हो गई और जिनके पास आज कोई काम नहीं है। तेल की कीमतों में लगातार गिरावट की वजह से खाड़ी देशों में कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं। कंपनियां बंद होने की वजह से भारी तादाद में भारतीयों को नौकरियां गंवानी पड़ी हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज ने सऊदी अरब में नौकरी गंवा चुके भारतीयों के लिए खाने का भी इंतजाम कराया था। इससे पहले विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह दक्षिण सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लेके आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गगन बटला, जी मीडिया। दिल्ली में नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई है, साथ ही 4 आरोपियों को काबू किया गया है, जिनमें से 2 आरोपी पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दिल्ली से हेरोइन की बड़ी खेप बरामद हुई है। दिल्ली की स्पेशल सेल टीम ने 4 आरोपियों को काबू किया है, जिनमें से 2 पंजाब से संबंध रखते हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये हैं सुरेंद्र सिंह और बलविंदर सिंह। कपूरथला के रहने वाले सुरेंद्र और बलविंदर को दिल्ली पुलिस ने रोहिणी से हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। यह दोनों नाइजीरियाई स्मगलर से ड्रग ले जाकर पंजाब के कई इलाकों में सप्लाई करते थे। दिल्ली पुलिस ने 3 किलो हेरोइन के साथ 4 लोगों को काबू किया है, जिसमें नाइजीरियन की पत्नी और 2 पंजाब के ड्रग सप्लायर थे। ड्रग सप्लाई कर रहे हैं और जिसको लेने के लिए दिल्ली और पंजाब के आसपास के लोग इनके पास आते हैं और वो इनसे कलेक्ट नारकोटिक्स लेते हैं दिल्ली और फिर पंजाब के एरिया में सप्लाई करते हैं। इस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया
और 30 तारीख को एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर 2 व्यक्ति जिनका नाम बलविंदर सिंह और सुरेंद्र सिंह है, जो कि कपूरथला पंजाब के रहने वाले हैं, इनको शाम के समय रोहिणी के एरिया से अरेस्ट किया गया। इन लोगों ने ये 3 किलो हीरोइन एक अफ्रीकन नेशनल्स है जो कि द्वारिका के एरिया में पोचमपुर विलेज में कुछ फ्लैट्स लेके रहते हैं, वहाँ से इन्होंने कलेक्ट की है। इस ड्रग रैकेट का किंगपिन नाइजीरिया का मिशेल है, जिसने दिल्ली के द्वारका इलाके में 3 अपार्टमेंट किराए पर लिए हुए थे। इसके साथ ही गुरुग्राम में भी मिशेल ने एक घर लिया हुआ था जिसमें नशे की खेप रखी जाती थी। इस ड्रग रैकेट का किंगपिन नाइजीरिया का रहने वाला मिशेल नाम का शख्स है, जिसने दिल्ली के द्वारका में 3 अपार्टमेंट और गुरुग्राम में 1 अपार्टमेंट किराए पर ले रखा है, जहां पर नशे की खेप रखी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजीव बदवा, जी मीडिया। बेर का दूध खरीदने के लिए अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि कंपनी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। 2 अगस्त से वेरका ने अपने दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। वेरका ने 2 साल के बाद कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। पिछली बार 1 जुलाई 2014 को दूध की कीमतों में वेरका ने बढ़ोतरी की थी। पंजाब का सबसे ज्यादा बिकने वाला दूध का ब्रांड लेने के लिए अब आपको ज्यादा पैसे खर्चने होंगे। वेरका के सारे ब्रांड 2 रुपए प्रति लीटर महंगे हो गए हैं। फुल क्रीम 44 रुपए की जगह 46 रुपए मिलेगा, जबकि स्टैंडर्ड दूध 40 की जगह 42 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। टोंड 36 से 38 रुपए कर दिया गया है। डबल टोंड 32 से बढ़ाकर 34 हो गया है। वेरका ने 2 साल बाद दूध की कीमत में इजाफा किया है। पिछली बार 1 जुलाई 2014 को दूध की कीमत में इजाफा किया गया था। वेरका के मुताबिक किसानों ने दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं, इसलिए कीमत में इजाफा किया गया है। 2 रुपए लीटर हमारा रेट बढ़ा है हर एक वेरिएंट का। जैसे पहले DTM पहले 34 रुपए था, अब 36 रुपए लीटर हो गया है। टोंड मिल्क पहले 38 था, अब 40 रुपए लीटर हो गया है। स्टैंडर्ड मिल्क 42 था, अब 44 पर लीटर हो गया है। फुल क्रीम मिल्क 46 था, 48 पर लीटर हो गया है। ये हमारा रेट 2 साल बाद बढ़ा है। 1 जुलाई 2014 को बढ़ा था लास्ट रेट। औरतों का कहना है कि इससे घर का बजट बिगड़ेगा, तो कुछ लोगों का कहना है कि पशुपालन की लागत ज्यादा हो गई है, इसलिए यह बढ़ावा जायज है। 1 रुपये बढ़ाना चाहिए, 22 का होना चाहिए। 23 तो बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है ना, बट जैसा 21 का भी बहुत महंगा पड़ता है किचन के हिसाब से। नहीं बढ़ाना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, पर आम आदमी के लिए तो बहुत फ़र्क है ना। गरीब से गरीब लोग को भी चाहिए दूध, तो इसलिए नहीं बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से। रेट इन्होंने ਵਧਾਇਆ, कुछ देख सुन के ਵਧਾਇਆ ਹੋਣਾ, बिकॉज ऑफ दिस की ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ तो ऑब्वियस है फार्मर ਉਹਦਾ रेट भी ਵਧਾएगा। वेरका ने दूध की कीमतों में इजाफा जरूर कर दिया है, लेकिन वेरका के अन्य प्रोडक्ट जैसे घी, दूध, लस्सी पर इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। चंडीगढ़ से नीतिका महेश्वरी के साथ अवतार गिल, जी मीडिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक जोड़े ने शादी को यादगार बनाने के लिए अनूठे अंदाज में हवा में शादी का आयोजन किया। बदलते वक्त के साथ साथ अब शादी के बंधन में बंधने के तरीके भी बदलने लगे हैं। ऐसे एक महाराष्ट्र में एक जोड़े ने हवा में झूलकर शादी को यादगार बना दिया। 34 साल के जयदीप जाधव और रेशमा पाटिल शादी के लिए शहर से 65 किलोमीटर दूर शेवड़ी इलाके की पहाड़ियों पर पहुंचे और रस्सियों के सहारे 90 मीटर गहरी घाटी में लटकते हुए एक दूसरे के गले में माला डाली। इस दौरान रोपवे के सहारे पहुंचे पंडित जी ने पूरे विधि विधान के साथ शादी करवाई। शादी के दौरान हल्की फुहारों के बीच मौजूद करीब 100 रिश्तेदारों ने जोड़े को आशीर्वाद दिया। मैंने डिसाइड कर दिया था कि मैं शादी करूंगा तो कुछ अलग तरह से, और जहाँ पे हमारे शिवाजी महाराज जहाँ से गुजरे हैं वहाँ से उन्होंने अपने स्वराज्य निर्मित किया है, उसी स्थान पे करूँगा। हवा में शादी करने वाले जयदीप और रेशमा ट्रैकिंग के शौकीन हैं। जयदीप जाधव वेस्टर्न माउंटेन स्पोर्ट्स और हिल राइडर्स एंड हाइकर्स के सदस्य हैं। पिछले 17 साल से ट्रैकिंग कर रहे हैं। जयदीप जाधव के ग्रुप ने स्काई फोल्डिंग तकनीक और रोपवे की मदद से शादी का इंतजाम किया। दूल्हा और दुल्हन शादी वाली जगह तक बुलेट पर सवार होकर पहुँचे। हवा में हुई शादी के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध थे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जसविंदर बब्बर, जी मीडिया। डोप टेस्ट में फंसे रेसलर नरसिंह यादव को नाडा ने क्लीन चिट दे दी है। नाडा से क्लीन चिट मिलने के बाद पहलवान नरसिंह यादव के रियो ओलंपिक जाने का रास्ता साफ हो गया है। एक लंबी लड़ाई, एक लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार रास्ता साफ हो गया है नरसिंह यादव का रियो जाने के लिए। नाडा पैनल ने क्लीन चिट दे दी है। नरसिंह, सबसे पहले तो क्या कहेंगे, क्लीन चिट मिल गया?
बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें इंटरफेयर किया और मतलब मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे जल्दी जल्दी न्याय दिलाया। और मेरे भारतीय कुश्ती संघ के प्रधान जो प्रेसिडेंट जी हैं उन्होंने भी काफ़ी मेरा सपोर्ट किया, इसमें मेरे साथ खड़े रहे उन्होंने कि नहीं आप अगर सच्चे हो तो हम आपके लिए लड़ेंगे और मतलब आपको जीत दिलाएंगे और आप हमेशा प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, रियो आप जाएंगे। तो इससे एक मेरा मनोबल भी बढ़ा था और मैं अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखा था और बाकी सभी जनता सभी मीडिया ने मेरा इतना सपोर्ट किया तो इससे मेरा मनोबल भी बढ़ा था और मैं सभी का थैंक यू करना चाहूँगा कि सभी ने मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझे इतना न्याय दिया। क्या लगता है सच्चाई की जीत हुई है? बिल्कुल 100%, क्योंकि देखिए आज तक मैंने जब कुछ खाया नहीं है तो इस तरह की घटनाएं मुझे साजिश की तरफ फंसाया जा रहा था जिससे मैं रियो ओलंपिक्स ना जा सकूं, तो ये सब कुछ जब क्लियर हुई है तो एक सच्चाई की जरूर जीत हुई है। नरसिंह, जो पूरा हफ्ता रहा जब से आपको पता लगा कि आप डोप टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं और आज तक के दिन में, इन दिनों में किस तरीके का हृदय परिवर्तन था? पहले हमने देखा बहुत टेंस थे आप, क्या क्या चीज़ें फेस करी आपने? बिल्कुल देखिए टेंशन तो था क्योंकि देखिए किसी खिलाड़ी के लिए इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता कि एक डोप पॉजिटिव आना। और मुझे पता है जब मैंने आज तक कुछ खाया नहीं तो इस तरह की जो अभी घटनाएं हैं मुझे एक साजिश की तरफ फंसाया जा रहा था, तो एक काफ़ी मानसिक दबाव तो था कि मैं क्लियर हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, रियो जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, क्योंकि एक पूरा रेस्ट जैसे मैं हूँ पूरे 4 सालों से मैं लगाऊँ कि अपने कंट्री के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आऊँ, तो काफ़ी मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और इस तरह की घटना होती है तो एक थोड़ा सा मानसिक दबाव तो आज तक होता ही है। बट आज मैं बहुत खुश हूँ कि फैसला मेरे पक्ष में आया है और मैं हैप्पी हूँ कि सभी मुझे विश्वास कर रहे थे और रियो ओलंपिक्स में मैं सभी की उम्मीद पे खरा उतरूँगा। नहीं लगता है अगर प्रधानमंत्री का इंटरफेरेंस नहीं होता, इतना सब नहीं होता, तो जैसे बाकी डोप केसेस होते हैं आपका केस भी वैसे ही चला? देखिए ऐसा है कि जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी वजह से मुझे न्याय मिला है और जल्दी जल्दी प्रक्रिया हुई है तो इसका मैं उनका आभारी। आखिरी सवाल मेरा, रियो जब जाएंगे तो क्या एक एम लेके जाएंगे? बिल्कुल, जैसे इतना कुछ हुआ है और मतलब सभी जनता ने सभी लोगों ने मुझे इतना विश्वास दिलाया तो मैं एम लेके जाऊँगा कि वहाँ से अपने कंट्री को मेडल दिलाऊँ और वहाँ तिरंगा अपना ऊपर करूँ। थैंक यू। तो ये थे हमारे से नरसिंह यादव जिनको पूरी उम्मीद है कि इस पूरी लंबी लड़ाई के बाद अब वो रियो जा पाएंगे और तिरंगे का नाम ऊंचा कर पाएंगे। केंद्र चोपड़ा, सी मीडिया, दिल्ली। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद विजेंद्र सिंह ने डेरा प्रमुख से रियो में होने वाली ओलंपिक के लिए आशीर्वाद लिया। प्रोफेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के दरबार में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद लिया। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के दरबार में इस बार बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी नजर आए, जहां उन्होंने डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह से मुलाकात की। इस दौरान विजेंद्र सिंह ने डेरा सच्चा सौदा मुखी का आशीर्वाद लिया और बॉक्सिंग के लिए प्रेरित करने पर शुक्रिया अदा किया। विजेंद्र ने बताया कि बीच में वो एक्टिंग पर ध्यान देने लगे थे, लेकिन डेरा मुखी ने बॉक्सिंग पर फोकस करने को कहा, जिसके बाद उन्हें कामयाबी हाथ लगी है। उन्होंने वादा किया कि जल्द ही प्रोफेशनल बॉक्सिंग में नंबर 1 पर काबिज होंगे। तब से जुड़ा हूँ गुरुजी के साथ, तब से तरक्की हो रही है मेरी भी, तो आपकी भी बहुत तरक्की हो, मैं ये कामना करूँगा। और मूवी की थी मैंने एक, आपको याद हो, लेकिन जब मैं गुरुजी से मिलने आते मैंने बताया कि मैं गुरुजी मैं मूवी की है, तो उन्होंने कहा कि ना बेटा बॉक्सिंग पे ज़्यादा ध्यान दो। वर्ल्ड में 50 नंबर हूँ और गुरुजी आशीर्वाद रहा तो एक दिन मैं वर्ल्ड नंबर 1 बनूंगा। वहीं डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम ने बॉक्सर विजेंद्र को टोकन ऑफ लव देकर सम्मानित किया और आशीर्वाद से नवाजा। डेरा प्रमुख ने कहा कि विजेंद्र बहुत पहले भी उनसे मिलने आया था और उन्हें बहुत खुशी है कि विजेंद्र ने अपने माता पिता और देश का नाम रोशन किया है। बड़ी खुशी है कि इस बच्चे ने माँ बाप का वो ऋण उतार दिया, जिसकी वजह से पहचान होती है, आज इसके नाम से माँ बाप की पहचान होती है, तो ऋण उतर जाता है माँ बाप का, जो बहुत बड़ी बात है वेदों के अनुसार। और फिर देश का ऋण उतरता है, जब देश का नाम पूरी दुनिया में गूंजता है, तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारे इस बच्चे ने पूरे देश का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि पिछले साल ही विजेंद्र ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उतरने का फैसला किया था। विजेंद्र देश को ओलंपिक में भी मेडल दिला चुके हैं। विजेंद्र के मुताबिक गुरुजी ने उन्हें फिल्म में एक्टिंग करने की बजाय बॉक्सिंग पर फोकस करने को कहा था, जिसका असर दिख रहा है। सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया। और अब जाते जाते देखिए आपके शहर के मौसम का हाल। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तापमान के रुख में नरमी का दौर बरकरार है। तापमान में नरमी का दौर जारी है। हिसार की बात करें तो यहाँ अधिकतम पारा 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिल्ली में 30 डिग्री और गुड़गांव में 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
अमृतसर की बात करें तो यहाँ अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जबकि भटिंडा में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं लुधियाना में 32 और पटियाला में 31 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। शिमला में 22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि मनाली में 25 डिग्री सेल्सियस और धर्मशाला में 26 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है, जबकि श्रीनगर में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। पहाड़ी राज्य हिमाचल में बारिश ने तापमान को गिराने के साथ आफत बरसाना भी शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मंजूर पठान, जी मीडिया।